अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 9 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन हम नेशनल स्पीच थेरेपी डे मनाते हैं। आज के दिन हम उन लोगों की काविशों को सराहते हैं जो कि कम्युनिकेशन और निगलने के मसाइल में लोगों की मदद करते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहेब हसन साहब और मिस अबीरा नईम। ज़ोहेब हसन एज अ प्रैक्टिशनर स्पीच थेरेपिस्ट और मिस अबीरा हेड प्रैक्टिशनर स्पीच थेरेपिस्ट के लिहाज से शिफा में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि आज स्पीच थेरेपी डे है, इसके हवाले से हम आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि एक स्पीच थेरेपिस्ट अपनी फील्ड में इनकाउंटर करता है। देखें, स्पीच थेरेपी हमें जितने भी खाने पीने, निगलने या बोलने में जो भी मसले मसाइल पेश आ रहे होते हैं उनको डील कर रहे होते हैं। मिस अबीरा, आप लैंग्वेज के हिसाब से इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें। लैंग्वेज के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों में कुछ मिसाइल आ रहे होते हैं जिसमें हम कुछ कंपोनेंट्स देख रहे होते हैं, जिसमें आ जाता है मॉर्फोलॉजी, वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, बच्चे को उसमें भी मिसाइल आ सकते हैं। मीनिंग, सेमेंटिक्स जिसको कहते हैं, बच्चे को मीनिंग कहने में, अल्फाज का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, वो समझने में दुश्वारी आ रही होती है। इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन के जुमले की तरतीब कैसे देनी है, उसमें मसाइल आ रहे होते हैं। इसके अलावा हम आखिर में देखते हैं प्रैग्मेटिक्स, जिसे हम कहते हैं सोशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। बच्चे को वो भी में मसाइल आ रहे होते हैं, जैसे लोगों के साथ किस तरीके से बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी है। तो क्या ऐसा है कि किसी एक कंपोनेंट की वीकनेस की वजह से दूसरा कंपोनेंट मुतासर हो सकता है? बिल्कुल ऐसा है। अगर बच्चे के पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा कम है और उसने लोगों से बातें करनी है, अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, जो इंटेंट है वो बताना चाह रहा है और उसको जुमले की तरतीब बनाने नहीं आ रही, तो उस वजह से उसको दुश्वारी हो सकती है। कम अल्फाजों का ज़ख़ीरा जुमले के मसाइल पैदा कर सकते हैं आगे। आजकल एक टर्म यूज़ की जाती है स्पीच डिले के हिसाब से कि बच्चे बोलने में लेट हैं, लेट टॉकर हैं, या फिर कुछ ऐसी कंसीडर्स की जाते हैं कि डिसऑर्डर में शामिल किया जाता है। तो आपके नज़दीक एक डिले और डिसऑर्डर क्या कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जिसके बिहाफ पे हम कह सकें कि ये बच्चा आया डिले में फॉल कर रहा है या फिर ये एक डिसऑर्डर में जा रहा है? अगर हम बात करें लैंग्वेज डिले और डिसऑर्डर की, जो लैंग्वेज डिले है, अगर बच्चा 18 महीने में हम कहते हैं कि उसके पास 1 वर्ड की वोकेबरी आ जाती है, अल्फाजों का ज़ख़ीरा आ जाता है और वो 2 वर्ड्स को इमर्ज जोड़ना शुरू कर देता है, जैसे पानी है तो पानी दे दो। अगर बच्चा 2 साल तक वो थोड़ा सा डिले कर देता, नहीं बोल रहा, तो उसको हम कहेंगे इट्स अ लैंग्वेज डिले। लेकिन अगर बच्चा 4 साल का हो गया और 4 साल की उम्र में अभी तक एक अल्फाज नहीं बोल पाया है, तो फिर हम उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर कंसीडर करेंगे। तो मिस अबीरा, ऐसी कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे को आया स्पीच डिले है या डिसऑर्डर है या उसे बोलने में दुश्वारी आ रही है? अगर हम देखें, इसमें बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं, जैसे कि सेरिब्रल पॉल्सी के साथ बच्चा आ गया है। इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ बच्चा आ गया, जिसमें आजकल ऑटिज़म बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा और भी डायग्नोसिस होते हैं जिनमें बच्चों के लैंग्वेज डिले के मसाइल आ जाते हैं। सर, हमने ये नोटिस किया है कि कुछ लोगों को मुंह में खाना रखकर भूल जाने की आदत होती है, चबाने में मसला होता है या खाना निगलने में मसला होता है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? जब भी हमें खाना पीना, निगलने में, चबाने में या निगलने में मसला आता है तो हम उसे डिस्फेजिया कहते हैं। ये मसला मुंह में किसी मसले की वजह से, हल्क में किसी मसले की वजह से या फिर खुराक की नाली के तंग हो जाने की वजह से ये मसला पेश आता है। सर, आम बालिग लोगों में ऐसे कौन सी वजूहात होती हैं जिस पे हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन को डिस्फेजिया है? इसमें बहुत सारी वजूहात, बहुत सारे अमराज हैं जो डिस्फेजिया कॉज करते हैं। सबसे पहले जो कि एक मोस्ट कॉमन बहुत से लोगों ने सुना भी है, वो है स्ट्रोक यानी फालज। स्ट्रोक की वजह से डिस्फेजिया होता है। इसके अलावा बाकी अमराज में देखें तो राशा की बीमारी, जिसको आम अल्फाज में पार्किंसन डिजीज़ कहा जाता है, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस और MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये चंद चीदा अमराज हैं जो डिस्फेजिया कॉज करते हैं। सर, जैसे हम पहले डिस्कस किया कि निगलने के अमराज को डिस्फेजिया कहा जाता है, तो हम कैसे इस चीज़ को उस चीज़ से मुख्तलिफ कंसिडर कर सकते हैं कि आइदा ये डिस्फेजिया है या कोई आम सी बात है? इसमें जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो ये है कि अगर हम खाना पीना कर रहे हैं, उस दौरान हमें बार बार खांसी और बहुत ज़्यादा शदीद खांसी आ रही है, तो हमें इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये डिस्फेजिया की अलामत है। ये सबसे पहले और वेरी फर्स्ट अलामत है डिस्फेजिया की। इसके अलावा आप को फंदा लग जाना, सांस का रुक जाना,
या फिर चेस्ट इन्फेक्शन जिसे हम आम अल्फाज में एस्पिरेशन निमोनिया भी कहते हैं, उसका हो जाना, या फिर इसके अलावा एक और वजह भी है कि पेशेंट सब कुछ नॉर्मल कर रहा है लेकिन दिन ब दिन उसका वज़न कम होता जा रहा है और वो वीक होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी अलामात हैं जो कि डिस्फेजिया के बारे में बताती हैं कि ये डिस्फेजिया कॉज हो रहा है। जैसे कि आजकल कहा जाता है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से भी बच्चों में स्पीच डिले आ सकता है, तो क्या ऐसा है? स्क्रीन टाइम अफेक्ट करता है बच्चे के स्पीच को? ऐसा ही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की, उसकी एक ड्यूरेशन होती है कि हम इतने टाइम तक बच्चे को स्क्रीन इतनी लिमिट तक दे सकते हैं। जैसे देखा जाए बर्थ से लेके 3 इयर्स तक बच्चे को, रिसर्च प्रूफ ये बात है कि बच्चे को 1 आवर का आपको स्क्रीन टाइम देना चाहिए। कॉन्टीन्यूस आप 1 आवर नहीं दें बल्कि उसको 10 मिनट्स करके आप बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप 1 आवर से ज़्यादा उस चीज़ को बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी सोशलाइजेशन नहीं हो रही, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो वो उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकता है। एज अ स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे कौन कौन से अमराज हैं जिसमें आप ये कंसिडर करते हैं कि बच्चे को स्पीच डिले है या स्पीच के कुछ साउंड्स में मसला आ रहा है? अगर हम देखें तो इसमें बहुत से आ जाते हैं डायग्नोसिस। जैसे कि हम लैंग्वेज के उसमें देखें तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के बच्चे को बोलने में मसाइल पैदा हो रहे हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर बच्चे को समझने में मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसिव मिक्स्ड एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर आ जाता है कि इसमें बच्चे को बोलने और समझने दोनों में मामलात में मसला आ रहा होता है। इसके अलावा अगर हम स्पीच के डिसऑर्डर देखें तो उसमें हम बच्चे की स्टटरिंग को देख रहे थे, जैसे वो बोलते अटक रहा होता है। फोनोलॉजिकल एरर्स को देख रहे होते हैं कि वो बोलते हुए तोतलापन दिखा रहा होता है। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन डेफिसिट को देख रहे होते हैं कि बच्चे के पास जितने भी अपने अल्फाजों का ज़ख़ीरा है उसको लोगों के साथ इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें मसाइल आ रहे होते हैं। ठीक है, रिसेप्टिव लैंग्वेज के बारे में आपने बात की, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है और उसके बारे में आप किस तरीके से पेशेंट को असेस करते हैं? जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है उसको हम बच्चों के ईयर्स के पर्सपेक्टिव में असेस कर रहे होते हैं। अगर हम इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम देखें, हम इसमें ICW यूज़ कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड्स, कि 1 साल का बच्चा एक जो चीज़ है जुमले को समझ रहा हो। जैसे ICW 1M 1 इंफॉर्मेशन जिसमें पानी है, तो बच्चा 3 चीज़ें अगर सामने पड़ी हैं तो उसमें से एक चीज़ को उठा के आपको दे दे, जिसमें हम मोस्टली नाउन्स को असेस कर रहे होते हैं। नाउन्स के थ्रू बच्चे के रिसेप्टिव को असेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट कमांड्स दे के बच्चे को चेक कर रहे होते हैं, वो टेस्ट इसको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे या आपकी कमांड्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करें। सर, आपने डिस्फेजिया से हमें मालूमात फराहम की, तो सर अगर एक पर्सन का डिस्फेजिया ट्रीट नहीं होता, उसको उसके मुताबिक इलाज नहीं दिया जाता, तो क्या डिस्फेजिया क्या और असरात मरतब कर सकता है उसकी ज़िंदगी पर? देखें, डिस्फेजिया एक कम्प्लेक्स मसला है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा डिस्फेजिया क्या होता है और किस वजह से होता है। इसमें बहुत से अमराज, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन, डिमेंशिया, ALS, MS, ये सारी अमराज हैं जो कि डिस्फेजिया कॉज करते हैं। अगर हम डिस्फेजिया को डील नहीं करते एक प्रॉपर वक्त पे, जो हमें वक्त दरकार है जब उसको देखने की कि हम उसको ठीक कर सकें, अगर हम उसको नहीं करते तो ये चीज़ शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इतनी हद तक शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि मरीज़ जो है वो मुंह से खाना पीना करने के काबिल नहीं रहता। उसके सारे मसल्स, पट्ठे जितने भी हैं वो इतने वीक हो जाते हैं कि जब वो निकलता है तो वो सांस वाली नाली में जा रहा होता है, खुराक वाली नाली में जाने के बजाय। तो हमें बर वक्त इसकी असेसमेंट करवाना, इसकी वैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस मसले का बर वक्त इलाज कर सकें और मसले को बर वक्त हम ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम इस मसले पे तवज्जो नहीं देते तो ये मसला वक्त के साथ साथ इतना बढ़ जाता है कि मरीज़ जो है वो मुंह से खाना पीना करने के काबिल नहीं रहता। फिर हमें उनको आर्टिफिशियल वे से नाक से नाली लगा के या पेट से नाली लगा के उनको खुराक देनी पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास बालगों में, ख़ास तौर पर अडल्टहुड में, एक और मसला पेश आता है, न्यूरोजेनिक डिस्फेजिया। उसको भी हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और उसको हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर, जो ये आपने न्यूरोजेनिक डिस्फेजिया के बारे में बताया, ये क्या होता है? न्यूरोजेनिक डिस्फेजिया, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, न्यूरोजेनिक से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा मसला मसाइल, कोई भी ऐसी वजूहात जो दिमाग में किसी मसले मसाइल के पेश होने की वजह से पेश आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट है जिसको स्ट्रोक हुआ है, फालिज हुआ है, फालिज होने के फ़ौरन बाद उसका खाना पीना या निगलना मुतासिर हुआ है, तो हम उसको न्यूरोजेनिक डिस्फेजिया बोलेंगे।
तो सर न्यूरोजेनिक डिस्फेजिया के पेशेंट को आप खुराक किस तरीके से फराहम करेंगे? सबसे पहले तो हम उसकी प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। प्रॉपर असेसमेंट से ये पता चलता है कि आया पेशेंट मुंह से खुराक लेने के काबिल भी है या नहीं। अगर पेशेंट मुंह से खुराक लेने के काबिल होता है तो फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि किस किस्म की खुराक वो लेने के काबिल है। बहुत से फूड टेक्सचर ऐसे हैं जो हम अपनी असेसमेंट के दौरान देख रहे होते हैं कि पेशेंट वो ले सकेंगे या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है जो उसके पट्ठों की इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है कि वो प्रॉपर निगल नहीं पा रहा, तो फिर हम असेसमेंट के थ्रू ये पता लगाते हैं कि कौन सी खुराक इनको सूट करेगी। लिक्विड डाइट होगी, सेमी सॉलिड हो गया, ये सारी चीज़ें हम देखते हुए इसकी मैनेजमेंट करते हैं और इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि अमूमन 2 ज़बानें बोली जाती हैं, समटाइम उर्दू बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है या फिर पंजाबी भी बोली जाती है। तो क्या ये 2 या 3 ज़बानों के इस्तेमाल से बच्चे की स्पीच इम्पैक्ट हो सकती है, और अगर होती है तो किस हद तक उसको असरअंदाज होता है? अगर हम बात करें जैसे 2 ज़ुबानें यूज़ करें, हमारे पाकिस्तान कल्चर में उर्दू और इंग्लिश ज़्यादा यूज़ की जाती है। 2 ज़ुबानें बच्चे का स्पीच डिले कॉज नहीं कर सकती हैं, लेकिन हाँ बच्चे को थोड़ा समझने में मुश्किलात आ जाती हैं। जैसे कि अगर उसके घर में उर्दू बोली जा रही है और वो जैसे स्कूल जा रहा है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है या स्क्रीन से वो इंग्लिश में कर रहा है, तो अंडरस्टैंड करने में मसाइल आ सकते हैं। अगर हम बात करें, रिसर्चर से प्रूफ ये बात है कि हमें बच्चों के साथ 2 लैंग्वेजेस यूज़ करनी चाहिए, मतलब 2 ज़ुबानें, ताकि उसके लिए जो आसान अल्फाज वाली लैंग्वेज है वो वहाँ से लेके उसको बोल सके। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चे को, हम नॉर्मल में कह रहे होते हैं कि अगर आपने बोलना है कोई चीज़ चाहिए तो 2 बोलें। अब 2 उर्दू में है और इंग्लिश में अगर हम इसे देखें गिव है, तो बच्चे के लिए जैसे 2 ईजी है क्योंकि वो आगे की तरफ से अल्फाज निकल रहा है और गिव पीछे की तरफ से, तो उसके लिए आसान जो है वो 2 होगा। तो इसी वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हम 2 लैंग्वेजेस ही लें कि जो बच्चे के लिए ईजी है वो उसको लेके चल सके। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसके बिहाफ पे एक टीचर या एक पेरेंट ये डिसाइड कर सकता है कि आया ये बच्चा स्पीच डिले में जा रहा है, या हम फ़ौरन कंसल्टेशन करवा सकते हैं किसी स्पीच थेरेपिस्ट को? जिससे मैंने भी पहले बात की थी कि 1 साल के बच्चे के पास 1 वर्ड की वोकैबुलरी आ जाती है। अगर एक बच्चा 1 ईयर पे आपकी 1 स्टेप कमांड फॉलो नहीं कर रहा, उसके पास 1 ईयर के एज पे 1 वर्ड की वोकैबुलरी नहीं है, वो आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, उसका अटेंशन स्पैन ख़राब है कि एक चीज़ में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता है और लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं है, वो सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा, तो ये चीज़ भी हमें कंसीडर की जा सकती है, लैंग्वेज डिले की तरफ जा सकती है और आपको कंसल्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर हमने बात की थी 2 ज़ुबानों की, 2 ज़ुबानें हम कहते हैं, रिसर्चर से प्रूफ आता है कि इस्तेमाल करें, लेकिन इससे ज़ायद अगर ज़ुबानें बच्चे के साथ इस्तेमाल की जाए तो बच्चे का लैंग्वेज डिले और डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। जैसे आपने अभी बताया कि बर वक्त कंसल्टेशन करवा लेनी चाहिए, तो ये बर वक्त इलाज की क्या अहमियत है स्पीच डिले के अकॉर्डिंग? एज अ स्पीच थेरेपिस्ट आप क्या समझती हैं कि क्या अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो किस हद तक वो उस पर इम्पेक्ट करती है बच्चे की एज पे? जैसे हमने कहा कि हम थेरेपिस्ट बच्चे के 18 महीने में 2 अल्फाज इमर्ज करना शुरू कर देता है, ठीक है, और 2 साल में नहीं आ रहा तो डिले है, तो हम कहते हैं डिसऑर्डर की तरफ जाने से पहले आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं कि बच्चा अपनी एज से पीछे ना रहे। तो जितनी जल्दी थेरेपी होगी, जितनी जल्दी उसकी अर्ली इंटरवेंशन होगी, उतनी जल्दी उसकी एज अप्रोप्रिएट जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स लॉन्ग टाइम वेट करें कि नहीं हम वेट करते हैं 3 साल में बोल पड़ेगा, 4 साल में बोल पड़ेगा, तो वो चीज़ उसके एज ग्रुप के जो माइलस्टोन है वो इफेक्ट कर सकती है। सर स्पीच थेरेपिस्ट का क्या रोल है डिस्फेजिया में? स्पीच थेरेपिस्ट सबसे पहले अपनी असेसमेंट के थ्रू ये पता लगाता है कि डिस्फेजिया हो क्यों रहा है, क्योंकि डिस्फेजिया के पीछे बहुत सारी कॉज हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें अगेन मैं स्ट्रोक की एग्जांपल लेना चाहूँगा। स्ट्रोक हुआ जिसकी वजह से फेशियल ड्रूपिंग आ गई, फेशियल के मसल्स, फेस के मसल्स वीक हो गए, टंग के मसल्स वीक हो गए। तो ये सारे मसले मसाइल हैं जो निगलने के मसले मसाइल पेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पीच थेरेपिस्ट ये देखेगा कि कौन से मसले मसाइल है, फिर उनके मुताबिक उसकी मैनेजमेंट की जाएगी। एक्सरसाइजेज़ वगैरह डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास निगलने की बहुत सी मशकें हैं जिन्हें आम अल्फाज में मैनूवर्स वगैरह कहते हैं, वो हम पेशेंट्स को सिखाते हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन और आम ले मैन की में हम बात करें तो एक पेशेंट है जिसको डिस्फेजिया हो गया, तो हम सबसे पहली चीज़ उसको ये गाइड करते हैं कि वो हमेशा बैठ के खाना पीना करें। अब मैं बैठा हूँ तो मैं उनको मज़ीद कहूँगा कि आप इस तरह 90 के एंगल पे बैठ जाएं
और वो मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा मसला पेश आ रहा है, अगर 90 के एंगल पे बैठे हुए हैं फिर भी निगलने में मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि निगलते वक्त अपना सर नीचे कर लें। तो सर आप डिस्फेजिया को किस तरीके से तशख़ीस करते हैं? डिस्फेजिया की तशख़ीस हम 2 तरह से करते हैं। नॉन इंस्ट्रूमेंटल में ये स्पीच थेरेपिस्ट बेड साइड स्वॉलोइंग एवेलुएशन कर रहे होते हैं। इसमें हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि ये मसला किस वजह से पेश आ रहा है, क्या अलामात हैं जो हमें बताती हैं कि ये मसला पेश आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास इधर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि ये डिस्फेजिया हो रहा है। चंद चीदा जो टेस्ट हैं वो उनमें VFSS और इसके अलावा फ़ीस एक टेस्ट होता है, और एक सबसे नुमाया जो कि मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बेरियम स्वॉलो। ये वो चंद टेस्ट हैं जिनसे हमें ये पता लगाया जा सकता है कि डिस्फेजिया है या नहीं है। ठीक है। तो सर एक पेशेंट जिसको डिस्फेजिया है उसकी फैमिली को आप क्या मशवरा देंगे, उनको क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने उस पेशेंट को किसी तरीके से मैनेज कर सकें घर में? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डिस्फेजिया हो क्यों रहा है, उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, और फिर फैमिली को एजुकेट करते हैं कि ये मसले का हल इस तरह हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले शुरू में बात की थी, स्ट्रोक हुआ पेशेंट के एक साइड के मुंह के एक साइड के पट्टे गिर गए, ज़ुबान की वीकनेस आ गई, ज़ुबान एक तरफ साइड को मूव कर गई, जब ज़ुबान बाहर निकालता है तो साइड को मूव कर जाती है, इतने शिद्दत इख्तियार कर गए। तो हम सबसे पहले फैमिली को ये एजुकेट करते हैं कि एक्सरसाइजेज़ क्या हैं, हम एक्सरसाइजेज़ वगैरह गाइड करते हैं। फिर उसके अलावा हम मैनूवर्स हैं कि निगलने की मशक़ें हैं कुछ, वो निगलने की मशक़ें उनको सिखाते हैं, और इसके अलावा फिर हम कुछ एस्पिरेटरी प्रिकॉशंस हैं जो हमें उनको सिखाने पड़ते हैं कि ताकि वो उन पर अमल करें। नामे सबीरा, आप क्या मशवरा देंगी पेरेंट्स को कि उनका बच्चा स्पीच डिले की तरफ ना जा सके, या अगर वो है भी स्पीच डिले में तो वो किस तरीके से उनके साथ काम कर सकती हैं घर में? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम कहते हैं कि बर्थ से लेकर 3 इयर्स तक बच्चे को कम स्क्रीन टाइम प्रोवाइड किया जाए, 1 आवर एक लिमिट है। तो मैं पेरेंट्स को ये गाइडलाइंस देना चाहूँगी, एडवाइस देना चाहूँगी कि कोशिश करें कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा करें, जितनी बातचीत कर सकती हैं। बच्चा जो कुछ कर रहा है उसको लेबल करना शुरू करें। बच्चा चल रहा है तो बताएं, अच्छा आप चल रहे हो, आप ये खाना खा रहे हो। उसको डिफरेंट नाउन्स की आइडेंटिफिकेशन कराना शुरू करें। लोगों के घर में जितने मेम्बर्स हैं उनके नाम के साथ और क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में वो सिखाना शुरू करें, ताकि बच्चा जो है नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव करना शुरू करे। लेकिन एक बच्चा लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर दिया जाए। अगर बहुत ज़्यादा है, उसको जो भी हम थेरेपीज़ में एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जो भी गाइडलाइंस के जो ये काम है ये करवाया जा रहा है, तो हम पेरेंट्स से कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम 30 मिनट करा रहे हैं तो कोशिश करें घर में जाके इसको 2-3 बार दोहराएँ, ताकि बच्चे के माइंड में वो चीज़ स्टोर हो जाए कि काम कराया गया था, कि नेक्स्ट डे हम जब उसे काम कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अहम मालूमात हमें फराहम की। उम्मीद है इन तमाम मालूमात की वजह से आज बहुत से वो लोग जिनको डिस्फेजिया है, या वो बहुत से वो लोग जिनके बच्चों को स्पीच डिले या डिसऑर्डर की कंडीशन है, उसके लिए ये तमाम मालूमात उनके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। थैंक यू।